तो सबको नमस्ते। आज हम लोग एक और बढ़िया टॉपिक देखते हैं। इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जनरली क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन 2% के आसपास रहता है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है। अपने साइड बढ़िया समय चल रहा है तो 4%। आरबीआई का जो हमारा टारगेट है 4 ± 2%। तो हम लोग ये जो टॉपिक है इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड जिसका हम चर्चा करना चाह रहे हैं, इसके लिए अपने को जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन कितना क्या सही है। तो हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं, जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल एवरेज है, जो बेस्ट इन्फ्लेशन मान लो 3 to 4% अगर इन्फ्लेशन है ना, तो इट्स बेस्ट। ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन क्यों इतना ज़रूरत है? क्योंकि आप जो बॉन्ड, जैसे मान लो आप लोन ले रहे हो ना, तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, और लोन आपको सस्ता मिल जा रहा है, तो आप विन विन सिचुएशन हो गया। ठीक है ना, उस लोन से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो देखते हैं अब उसमें क्या होता है। अब देखो, जैसे यूएस, यूरोप, इंडिया, चाइना, वियतनाम, मैं ये 5 लोगों के बारे में बात करूँगा, बड़ी चीज़ें हैं। तो इंडिया, चाइना, वियतनाम और यूएस यूरोप में मान लो कि उन्होंने एवरेज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को एक एवरेज पकड़ी है, तो 1% का इन्फ्लेशन मान लीजिए। ठीक है, और इंडिया में सेम चीज़ 5% का एवरेज आ रहा है। लेकिन आपको ये भी हो सकता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन भी 4.5% हो। ठीक है, तो हालांकि अभी WPI का फिगर आया है, तो -3.2% इन्फ्लेशन WPI के हिसाब से है, बट RBI CPI को प्रेफर करती है, तो वो फिगर के लिए वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अभी बता नहीं रही, अप्रैल में दोनों का नहीं बताया। तो हम लोग देखते हैं अभी -3.2% जो WPI फिगर है, तो इसके कारण अब तो क्या है कि CPI भी नेगेटिव ही होगा। तो मानो कि इसके कारण जो तेल का दाम अब बढ़ा रही है भारत सरकार, ये बेस्ट टूल है इंडिया के पास। 3 टूल है। एक तो आप क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आप तेल का दाम बढ़ा सकते हो, सबका फ़ायदा हो जाता है। सरकार को पैसों की ज़रूरत है, उसको पैसे मिल जाएंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। और तीसरा है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अगर आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो थोड़ा सा रेट कम कर दीजिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, जो कि एक्चुअली RBI का हिस्सा है। तो अभी तो 7-8 रुपये इस महीने में 15 तारीख को आया था WPI का फिगर, तो 5 दिन में मुझे लगता है 7-8 रुपये बढ़ा चुकी है सरकार। ट्रेड डेफिसिट भी कम था इस लास्ट मंथ का, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी कम हो गया था। तो थोड़ा सा करेंसी को भी डेप्रिशिएट किया है। अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ रहा है जगह जगह। तो करेंसी के क्यों मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने उसको एडजस्ट किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा करेंसी को, ताकि एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा हो जाए, तो करेंसी भी वीक होती है थोड़ा, तो इन्फ्लेशन वहाँ से भी पकड़ता है। तो ये सब कुल मिला के ना इन्फ्लेशन को उठाने का एक तरीका, क्योंकि अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन इंडिया में रहे, डिफ्लेशन, तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट। वो जो मैं आपको बताता हूँ कि GDP एक्सपेंड कर जाएगा, तो वहाँ पे अपने को थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन GDP को सीधे तरीके से बढ़ाता है। तो थोड़ा सा हम लोग को 3 से 4% तो रहना ही है, तो वो हो जाएगा। इंडिया इज़ ट्राइंग। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट के लिए बेस्ट है ना। अब देखिए, दो जगह अलग अलग फैसले, इसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए पाकिस्तान ने 15 रुपये दाम घटा दिए तेल के, तो पाकिस्तान में 10% इन्फ्लेशन चल रहा था, तो उसने घटा दिया, दाम गिरा तो। बट इंडिया में डिफ्लेशन आ गया, तो इंडिया ने बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ये अगर लैक ऑफ नॉलेज के कारण पार्टी पॉलिटिक्स कर जाती है, जबकि ये बेस्ट टूल है। आपको इलेक्ट्रिक पे भी शिफ्ट करना है, इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ जा रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है इंडिया के लिए। तो अब बेसिकली अभी भी गरीब लोगों को, एक्सट्रीमली पुअर जो लोग हैं, आज अभी तो पैदल ही चल के आए, साइकिल तक नहीं था बहुत लोगों के पास। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो तेल यूज़ कर रहा है उससे पैसा लेना एक अच्छा प्रोसेस है। अब देखिए बॉन्ड यील्ड क्या है। अब इंडिया का जैसे बॉन्ड यील्ड में आपको बोला ना, 10 ईयर का जो बॉन्ड है उसका जो यील्ड है 5.8 चल रहा है अभी, पर ऑन एन एवरेज मानिए कि 5%
इंडिया का सारा बॉन्ड यील्ड मिला के एवरेज 5% चल रहा होगा। तो अगर इन्फ्लेशन 4.5% है और 4.5% है और बॉन्ड यील्ड 4% है, तब तो आपका गवर्नमेंट बहुत फ़ायदे में है। क्योंकि एक्चुअली में आपको यही देखना है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो कितना फंस रहा है। क्योंकि आखिरी में तो गवर्नमेंट ही फंसेगा, सबका हेल्प करेगा गवर्नमेंट, लेकिन लास्ट में वही फंसने वाला है। तो क्या सब कुछ बेस्ट वे में मॉनिटर हो जाएगी अगर बॉन्ड यील्ड 4% है, ठीक है, मतलब इंडिया का 5% है, मान लो अमेरिका का 1% है, या अमेरिका यूरोप का 1% है, यूरोप का पकड़िए 1% है, तो इंडिया का 5% है, यूरोप का 1% है। तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 4.5% है तो इंडिया को थोड़ा सा मतलब महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर यूरोप में डिफ्लेशन है तो वो बहुत महंगा पड़ गया है, ठीक है। अगर यूरोप में -0.5% है तो वो अब रियल जो रेट है ना वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक तरह का टैक्स होता है, तो इधर से ले लीजिए उधर से ले लीजिए, सब टैक्स ही हैं, तो उससे लेकिन थोड़ा फ़ायदा, थोड़ा तो इन्फ्लेशन मैं जो आपका कहा, जो आपको मैंने बोला कि 3.5% इन्फ्लेशन को हम लोग बेस्ट इन्फ्लेशन पकड़ता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो अपनी आरबीआई का टारगेट भी वैसा ही कुछ है, 4 + -2, तो 3.5 पे रखते हैं हम लोग। अभी मैं बेस्ट किसको मानूंगा, बेस्ट वियतनाम का मुझे ये बॉन्ड यील्ड लगता है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड यील्ड है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना, अराउंड 2.53% के आसपास है। तो दैट इज़ वेरी गुड। वो तो मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन से भी सस्ते में लोन उठा ले रही है मार्केट से, अगर ज़रूरत है तो, अगर उठाना चाहे तो। जैसे इंडिया भी उठाएगी, थोड़ा लोन तो उठाना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 4.5 लाख के आसपास या 5 लाख के आसपास, 5 लाख करोड़ के आसपास इंडिया को बॉन्ड मार्केट से उठाना पड़ेगा। तो बहुत नुकसान में नहीं है, इन्फ्लेशन भी 4-4.5% रखेगी इंडिया, तो उस केस में इंडिया का ये पक्ष थोड़ा पॉजिटिव है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको सारे एस्टिमेट्स दिए थे कि 4 तरीके से सरकार को फ़ायदा हो रहा है, तो एक 5वां तरीका भी एक है कि जो तेल के जो दाम अभी सरकार ने बढ़ा दिए ना, ये मैंने पिछले वीडियो में ऐड नहीं किया था, तो उसके कारण भी भारत सरकार को एक एक्स्ट्रा बजट आएगा। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना इन्फ्लेशन को जगह पे मेंटेन करें। और चलिए यही एक फंडामेंटल चीज़ शेयर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी पे आप बात करते हो उसमें, मान लो कि यूएस में और इंडिया में, या यूरोप में और इंडिया में, मान लो यूरोप का 100 रुपये कर्जा लिया 1% पे, ठीक है, और हमने 100 रुपये कर्जा लिया 5% पे। अब 10 साल के बाद सरकार कूपन रेट देती है बॉन्ड पे, ठीक है, तो 5-5 रुपया हर साल भारत सरकार आपको देगी। वो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, भारत सरकार के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। आप उसको फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, बट भारत सरकार के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो 5-5% तो मान लो कि 10 साल के बाद भारत सरकार को 150 रुपये देना है, और 10 साल के बाद जो 1% का इंटरेस्ट रेट है आपको 110 रुपये देना है। तो फिर भी आपको 110 रुपये देना है, आपकी भी ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे कर्जा ले सकते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इन चीज़ों को ऐसे क्लियरली बताते नहीं हैं, वो आपको बोलेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे सस्ता है कर्जा, लेकिन ऐसा है नहीं, वो रिलेटिव होता है। तो मैंने आपको एक रिलेटिव कंपैरिजन करके बताया। चलिए, थैंक यू।